2022 में श्रीलंका हर गलत वजह के लिए हेडलाइंस में था। घटते हुए एक्सपोर्ट्स और बढ़ते हुए फॉरेन लोन्स के डेट ने एक बड़े फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दिया। एक रूरल इकोनॉमी जो कभी एक ड्रीम सक्सेस स्टोरी लगती थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, अब वो एक नाइटमेयर बन गई थी। ये साफ था कि देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब एक नजर डालने पर ऐसा लगता है कि श्रीलंका की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। उनका करेंसी मजबूत हो रहा है, जीडीपी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और सरकार एक छोटा प्राइमरी बजट सरप्लस अचीव कर पा रही है, जो उनका डेट रीपे करने के लिए जरूरी है। सिर्फ डेट को मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक्चुअल में रीपे करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक बेल आउट सिक्योर किया है, जो उन्हें उनके आउटस्टैंडिंग डेट को संभालने में मदद करेगा। और उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ निगोशिएट करके डेट पेमेंट को फिजिएबल बनाया है। तो अब श्रीलंका एक सक्सेस स्टोरी तो नहीं, लेकिन शायद एक कमबैक स्टोरी बन सकती है। श्रीलंका के लोग अब ऑप्टिमिस्टिक होंगे, राइट? गलत। श्रीलंका के लोग और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, बुरी कंडीशन में जी रहे हैं या देश छोड़ के जा रहे हैं। जब इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, तब लोगों के लिए वो पॉजिटिव इफेक्ट्स महसूस करना मुश्किल हो रहा है। ये एक अजीब सी बात है जो पहले समझना मुश्किल लगता है। एक देश कैसे बेटर हो सकता है जब उसके लोगों की हालत और खराब हो रही हो? रिकवरी का मतलब लोगों के लिए उल्टा कैसे हो सकता है? सरकार और लोगों के बीच के इस गैप को समझने के लिए श्रीलंका को एक केस स्टडी के तौर पर देखना जरूरी है। इस बात को समझने के लिए कि इकोनॉमिक रिकवरी के निगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं और फ्यूचर में किसी कंट्री को ऐसे क्राइसिस को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो श्रीलंका ने अब तक अपनी रिकवरी कैसे की, उसकी रिकवरी लोगों के लिए इतनी बुरी क्यों रही और क्या ऐसे टर्न अराउंड्स के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अनअवॉइडेबल होते हैं? श्रीलंका की फाइनेंशियल रिकवरी का मेन क्रक्स कुछ नया नहीं है जो हमने पहले ना देखा हो। जब कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उनका आखिरी सहारा होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। वॉशिंगटन में बेस्ड आईएमएफ एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है और इसे दुनिया का लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। जब एक कंट्री के पास इसेंशियल इंपोर्ट्स या एक्सटर्नल डेट्स का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में आईएमएफ अपने 190 मेंबर कंट्रीज के फंड्स का यूज करके शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। और रीसेंट हिस्ट्री के कई कंट्रीज की तरह श्रीलंका ने भी 2022 के बाद यही किया और $2.9 बिलियन के सपोर्ट पैकेज के लिए निगोशिएट किया। लेकिन यह पैसा बिना किसी शर्त के नहीं आता। आईएमएफ का काम है कि क्राइसिस में कंट्रीज की मदद करना, लेकिन साथ ही यह भी इंश्योर करना कि गवर्नमेंट्स अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस रिपीट ना करे। एक इंटरनेशनल बॉडी होने के नाते उनका मकसद यह होता है कि गवर्नमेंट्स को यह नहीं लगना चाहिए कि अगर उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट खतरे में है तो वो अपनी रेकलेस स्पेंडिंग के लिए आईएमएफ पर डिपेंड रह सकते हैं। कंट्रीज फ्यूचर में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इश्यूज को बार बार फेस ना करे, इसलिए आईएमएफ के निगोशिएशंस में यह जरूरी होता है कि निगोशिएटिंग कंट्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कमिट करे, जो स्टेबिलिटी अचीव होने के बाद उसे मेंटेन कर सके। श्रीलंका के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम उनके मैसिव बजट डेफिसिट पर फोकस करता था और इसे काफी सीवियर ऑस्टेरिटी मेजर्स के जरिए टारगेट किया गया। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब है एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना या टैक्सेस बढ़ाना, और यह सब किसी भी इमरजेंसी बजट के बेसिक प्रिंसिपल के मुताबिक होता है। अगर आप अनसस्टेनेबल डेट में हैं तो आपको अपने पास जितना पैसा है उसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। यह सिंपल है। एक्सपेंडिचर्स कम करके गवर्नमेंट कम खर्च करती है और टैक्सेस बढ़ाकर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। श्रीलंका के केस में 3 की मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए। टैक्सेस को बढ़ाना, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पर दिए जाने वाले सब्सिडीज को हटाना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को सभी डिपार्टमेंट्स में 6% तक कट करना। साथ ही कोविड-19 लॉकडाउन के बाद टूरिज्म और रेमिटेंसेस में बढ़ोतरी की वजह से ये मेजर्स काफी इफेक्टिव साबित हुए। वर्ल्ड बैंक की श्रीलंका के डेवलपमेंट पर रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 4 क्वार्टर्स में ग्रोथ देखी गई है। टोटल इन्फ्लेशन 70% से गिरकर सिंगल डिजिट्स तक आ गई है और करेंसी 11% अप्रिशिएट हुई है। 2023 में तो उनका करंट अकाउंट बैलेंस भी सरप्लस में था। इसका मतलब यह है कि उनकी फॉरेन असेट्स माइनस फॉरेन लायबिलिटीज सही डायरेक्शन में बढ़ रही है। यह कुछ ऐसा है जो श्रीलंका में 1977 के बाद नहीं हुआ था। लेकिन अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स के बेनिफिट सब जगह इक्वली फील नहीं हो रहे हैं। रिफॉर्म्स श्रीलंका को स्टेबिलिटी के करीब ले आए हैं, लेकिन वहां की पॉपुलेशन और भी बुरा जीवन जीने पर मजबूर है। 2019 से 2023 तक पोवर्टी रेट डबल हो चुकी है और अर्बन एरियाज में तो ये ट्रिपल हो गई है। 1/4 श्रीलंकन फैमिलीज में फूड इनसिक्योरिटी है, बच्चों में मैलन्यूट्रिशन बढ़ गया है और स्कूल अटेंडेंस कम हो गई है। लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है और स्किल्ड वर्कर्स और इंजीनियर्स जैसे प्रोफेशनल्स देश छोड़कर जा रहे हैं।
अब पेशेंट से उनकी दवाइयों के लिए पैसे देने की उम्मीद की जा रही है और इस वजह से लोग दवाइयां लेना ही छोड़ रहे हैं। साथ ही मेडिकल पर्सनल भी अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स में देश छोड़ रहे हैं। श्रीलंका के 8% डॉक्टर्स ऑलरेडी देश छोड़ चुके हैं और 15% ने लॉन्ग लीव के लिए रिक्वेस्ट की है। यह साफ दिखता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स एक डबल एज स्वॉर्ड जैसा है, जो फायदा भी करते हैं और नुकसान भी। ऑस्टेरिटी मेजर्स का एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट यह होता है कि ये गरीब लोगों पर ज्यादा भारी पड़ते हैं, जबकि अमीर लोग इससे उतने अफेक्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका के ऑस्टेरिटी मेजर्स में एक इंपॉर्टेंट स्टेप था वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को बढ़ाना, जो एक कंज्यूमर टैक्स है और हर प्रोडक्शन स्टेप पर लगता है जहां प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड होती है। श्रीलंका ने अपने वैट को बढ़ाकर 18% कर दिया, जो 2006 के बाद का हाईएस्ट रेट है और 3 साल पहले के कंपैरिजन में डबल है। वेल्दी लोगों के लिए यह टैक्स सिर्फ एक इनकन्वीनियंस हो सकता है या थोड़ा एक्स्ट्रा पेनी पिंचिंग का रीजन बन सकता है, लेकिन जो लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा फूड और इसेंशियल चीजों पर खर्च करते हैं, उनके लिए यह टैक्स हाइक हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वैल्यू एडेड टैक्स जैसे टैक्सेस का भार डायरेक्टली लोगों के डेली लाइफ पर पड़ता है। ऑस्टेरिटी मेजर्स के दूसरे साइड का इंपैक्ट और भी ज्यादा बुरा होता है। जैसे श्रीलंका में यह तब देखा गया जब उन्होंने फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पर दिए जाने वाले सब्सिडीज को हटा दिया। इसका इकोनॉमिक बेनिफिट साफ था, सब्सिडीज पर खर्च होने वाले पैसों को बचाया गया, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका के काफी लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन को खो बैठे। 2023 में 1 मिलियन हाउस होल्ड्स, जो पूरी पॉपुलेशन का लगभग 1/6 है, ग्रिड कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि वो अपने बिल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सब्सिडीज का रिमूवल उनके ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को अफेक्ट कर गया। इसके अलावा श्रीलंका ने 2 मेजर पब्लिक पेंशन फंड्स को फोर्स किया कि वो अपने करंट बॉन्ड्स को नए बॉन्ड्स के साथ एक्सचेंज करें, जिन पर इंटरेस्ट रेट कम था। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपने करंट बॉन्ड्स के प्रॉफिट्स पर डबल टैक्स पे करना पड़ता। एनालिस्ट का मानना है कि इस वजह से श्रीलंकन लोगों के लिए बड़े फाइनेंशियल लॉसेस होने की संभावना है। ये रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे नहीं हैं, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट के अलावा ये ऑस्टेरिटी मेजर्स की लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस को भी क्वेश्चन करते हैं। श्रीलंका में जो सोशल डिसकंटेंट देखा गया वो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साथ साथ नहीं चलती, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल है। सिविल टेंशन नेचुरली कई बार पॉलिटिकल अपहीवल का कारण बनती है, और अगर ऐसा होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स श्रीलंका को एक रिस्की वेंचर मान सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कम हो सकते हैं और लैंडिंग पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन की फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिकल लैंडस्केप पर काफी बड़े इफेक्ट्स डाल सकती है। श्रीलंका के मोस्ट रिसेंट इलेक्शन में, जो 2022 के बाद का पहला इलेक्शन था, वोटर्स ने अपना पहला थर्ड पार्टी कैंडिडेट इलेक्ट करके हिस्ट्री बनाई। नए प्रेसिडेंट ने अपने कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि वो IMF के बिल आउट कंडीशंस को दोबारा निगोशिएट करेंगे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रांग लेबर मार्केट भी जरूरी है, खासकर श्रीलंका जैसे देश के लिए जिसे अर्जेंटली अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। 2022 के पहले श्रीलंका के लेबर मार्केट में काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। उनका लिटरेसी रेट काफी हाई था और उनके पास वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स की अच्छी क्वांटिटी थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की कमी, पुअरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से अब श्रीलंका के यूथ ने, जो अगले वेव के वर्किंग पॉपुलेशन बनेंगे, स्कूल अटेंड करना पहले के मुकाबले कम कर दिया है। इससे लिटरेसी और एजुकेशन रेट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस सब के ऊपर स्किल्ड वर्कर्स बड़े स्तर पर देश छोड़ रहे हैं, जो टैक्स हाइक्स, पेंशन प्लान्स के रीस्ट्रक्चरिंग और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट रेट से नाराज है। ऑस्टेरिटी मेजर्स जो श्रीलंका ने अपनाई थी वो इकोनॉमी को क्राइसिस से निकाल सकती है, ये सही है, लेकिन इसके साथ काफी हैवी कॉस्ट भी आता है। और जब पुरानी गलतियां सुधारी नहीं जा सकती तो क्या फ्यूचर में क्राइसिस में फंसने वाले देशों के पास कोई बेहतर तरीके हैं, या फिर क्या इकोनॉमिक रिकवरी का पॉपुलेशन के खिलाफ होना बस अनिवार्य है? 2008 मॉर्गेज क्राइसिस के बाद यूएस ने नॉन ऑस्टेरिटी अप्रोच का सबसे फेमस एग्जाम्पल दिया। स्लैशिंग और टैक्सिंग के बजाय गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए $475 बिलियन इन्वेस्ट किए, जिसमें यूएस ट्रेजरी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स और फेडरल रिजर्व के लोन्स शामिल थे। इसमें $46 बिलियन उन प्रोग्राम्स के लिए थे जो फैमिलीज को फोरक्लोजर से बचाने में मदद करते थे, और $80 बिलियन ऑटो इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए गया। गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल टैक्स रिबेट्स दिए और बिजनेसेस पर टैक्स बर्डन्स कम करके इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया। यह अप्रोच ऑस्टेरिटी के बिल्कुल अपोजिट थी, जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रिलीफ को बढ़ाया गया। यूएस का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर आया। ये बेलआउट्स लगभग $635 बिलियन के थे, लेकिन ट्रेजरी ने $744 बिलियन वापस कमा लिए, मतलब उन्होंने एक्चुअली प्रॉफिट कमाया। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट ने एक सर्वे किया, जिसमें यह कंक्लूजन दिया गया कि बेलआउट्स ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद की। पोर्तुगाल का भी एक नॉन ऑस्टेरिटी अप्रोच था।
ग्रेट रिसेशन के बाद पोर्तुगाल भी श्रीलंका की तरह सिमिलर सिचुएशन में था। बहुत ज्यादा कर्जा फेस करते हुए गवर्नमेंट ने $116 बिलियन का लोन लिया, जिसमें 1/3 IMF से आया था, और इस अग्रीमेंट के साथ कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने पेंशन्स रिड्यूस की, वेजेस फ्रीज की, यूटिलिटी कंपनीज को प्राइवेटाइज किया, सेल्स टैक्स बढ़ाए और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कट किए। लेकिन श्रीलंका की कंपैरिजन में ये मेजर्स पोर्तुगाल के लिए सक्सेसफुल नहीं रहे, तो गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट तरीका अपनाया। उन्होंने बिजनेसेस के लिए इंसेंटिव्स दिए, जैसे सब्सिडीज, टैक्स क्रेडिट्स और फंडिंग, जिससे मेजर कंपनीज जैसे गूगल और मर्सिडीज बेंज को पोर्तुगाल में ऑफिसेस खोलने और नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए अट्रैक्ट किया। उन्होंने फॉरेनर्स को भी इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया और उन्हें वीजास दिए। इस प्रोग्राम से 2000 से 2019 के बीच $5.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर आप पहले से ज्यादा कर्जे में हैं, तो ऑस्टेरिटी का प्रिंसिपल कहता है जो तुम्हारे पास है उसे स्पेंड ना करो। लेकिन गवर्नमेंट बजट्स पर्सनल बजट से अलग होते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट कर सकती है, जो उस गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फंड करने में मदद करेगी। अगर आप स्पेंडिंग बिल्कुल बंद कर देते हो तो ये वैसे होगा जैसे एक फेलिंग बिजनेस अपने स्टाफ को सैलरी ना देके शॉप खोलने की कोशिश करे। शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा सेव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनकम के प्रॉब्लम्स होंगे। ऑस्टेरिटी मेजर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिसमें आप इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग को आइडेंटिफाई करके कट कर सकते हैं, खासकर अगर गवर्नमेंट ब्लॉटेड या करप्ट हो गई हो। जब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कट हो जाते हैं तो यह बेटर स्टिमुलस लेड रिकवरी के लिए सेट कर सकता है। श्रीलंका के ऑस्टेरिटी मेजर्स ने क्राइसिस के इमीडिएट इफेक्ट्स को हैंडल करने में मदद की है, लेकिन यूएस और पोर्तुगाल के अप्रोचेस हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें सिर्फ इमीडिएट इफेक्ट्स पर नहीं बल्कि फ्यूचर इकोनॉमीज को स्टिमुलेट करने के लिए भी सोचना चाहिए। और शायद अब श्रीलंका के लिए अपने मॉनेटरी इन्फ्लोज के ऑप्शंस को कंसिडर करने का वक्त आ गया है, खासकर एक्सपोर्ट के जरिए। अभी श्रीलंका का एक्सपोर्ट मार्केट काफी नैरो है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स और टी अभी भी गुड्स एक्सपोर्ट्स में डोमिनेट करते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के कई सब सेक्टर्स अभी भी कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो वो एक्चुअली कर सकते हैं। अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल का वैल्यू लगभग $10 बिलियन है, जो 1,42,000 नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है। श्रीलंका के इकोनॉमिक चैलेंजेस राइट मेजर्स के साथ टैकल हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सिर्फ ऑस्टेरिटी नहीं बल्कि बैलेंस्ड और इनोवेटिव पॉलिसीज का होना भी जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट्स और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपडेट्स और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।